हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जितने विद्यार्थी क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सामाजिक विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पहला हमारा क्वेश्चन नंबर पहला में लिखा गया है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? ऑप्शन नंबर एक में दिया गया है क में 1815 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ख में 1830 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर ग में दिया गया है क्या 1848 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर घ में क्या दिया गया है 1871 ईस्वी में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब किया गया था? तो 1848, यानी कि ऑप्शन नंबर ग में जो दिया गया है वो हो जाएगा क्या आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा, आटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? यानी आटोवान बिस्मार्क जो है वो किस देश से संबंध, यानी किस देश का निवासी था वो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क में दिया गया है फ्रांस, ऑप्शन नंबर ख में दिया गया है जर्मनी, और ऑप्शन नंबर ग में है इटली, ऑप्शन नंबर घ में है क्या ब्रिटेन। ठीक है, तो देखिए आटो वन बिस्मार्क जो था वो कहाँ का था भाई? वो जर्मनी का था। कहाँ का था? जर्मनी का था वो, मतलब जर्मन देश का था वो भाई निवासी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे को देखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा में बोला है, नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? यानी नेपोलियन जो है उसकी पराजय यानी हार कब हुई थी भाई? ऑप्शन नंबर क में दिया गया है 1814 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर ख में है 1815 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ग में दिया गया है 1816 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर घ में है क्या 1815 ईस्वी में। ठीक है, जो 1815 मुझे लग रहा है यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है मुझे, 1815 यहाँ पर है और 1815 यहाँ पर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर ये घ और ख दोनों ही हो जाएंगे, क्योंकि 1815 इसमें भी दिया गया है, 1815 इसमें, मतलब दो ऑप्शन में लिख दिया गया है। ठीक है, तो इन ये दोनों ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। हालांकि होना चाहिए था केवल 1815 ही होना चाहिए था, लेकिन लिखते समय क्या हुआ, क्वेश्चन बनाते समय ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ख और घ दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। तो देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर चौथा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर चौथा में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा में बोल रहा है क्या, हिंद स्वराज हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं सरदार पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर क में है, ऑप्शन नंबर ख में है बाल गंगाधर तिलक, और ऑप्शन नंबर ग में है क्या महात्मा गांधी, और ऑप्शन नंबर घ में है सुभाष चंद्र बोस। ये हैं आपके ऑप्शंस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या महात्मा गांधी, यानी कि हिंदी स्वराज जो पुस्तक था वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो वो महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, गांधी यानी शॉर्टकट में हम क्या बोलते हैं, गांधी भी बोलते हैं, महात्मा गांधी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या महात्मा गांधी के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर ग वाला आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलें क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 5वां दिया गया है क्या, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ, यानी प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर क में है 1914 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ख में है क्या 1939 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर ग में है 1919 में, ऑप्शन नंबर घ है क्या 1942 ईस्वी में। तो देखिए जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो हुआ 1914 ईस्वी में हुआ था, आप सभी को याद होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। प्रथम विश्व युद्ध की जब बात बोलेगा, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था आप बताइएगा क्या 1914 में हुआ था भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन का हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6वां को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6वां बोला है, अनुबंध व्यवस्था, क्या बोला है, अनुबंध व्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है? यानी अनुबंध व्यवस्था को और मतलब इसके अलावा इसको और किस नाम से जाना जाता है, ये आपको क्वेश्चन में पूछा है। तो आपके ऑप्शन हैं क्या, ऑप्शन नंबर भलम दिया गया है यानी क में आपसी समझौता, ऑप्शन नंबर ख में है गुलाम प्रथा, और ऑप्शन नंबर ग में है गुलामी, और ऑप्शन नंबर घ में है नई दास प्रथा। ठीक है,
तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, अनुबंध व्यवस्था को एक दूसरा नाम हम जानते हैं किसी नई दास प्रथा के नाम से। किसे, अनुबंध व्यवस्था को जब पूछेगा और किस नाम से जानते हैं तो आप लोग बताइएगा, नई दास प्रथा के नाम से जानते हैं। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7वें को देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है भूमि एक डॉट 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 संसाधन है। यानी भूमि क्या संसाधन, भूमि कैसा संसाधन भाई। पहला ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर क में है प्राकृतिक, ऑप्शन नंबर ख में है मानव निर्मित, ठीक है, ऑप्शन नंबर ग में दिया गया है सौर ऊर्जा से निर्मित, और ऑप्शन नंबर घ में है कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, भूमि एक क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। कैसा संसाधन है भाई, प्राकृतिक संसाधन है। तो ऑप्शन नंबर आपका क में दिया गया है प्राकृतिक, तो ऑप्शन नंबर का आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर चलते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। यानी इसमें जो ऑप्शन से दिया गया है उसमें कौन सा मिट्टी का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क में है काली, ऑप्शन नंबर ख में है पीली, और ऑप्शन नंबर ग में है क्या, सीमेंट, और ऑप्शन नंबर घ में है लैटराइट। तो आप सभी लोग जानते हो कि मिट्टी आप लोग काली भी देखे होंगे, पीली भी होती है और लैटराइट होती है, लेकिन मिट्टी जो होती है वो सीमेंट नहीं होती है। ठीक है, क्या होती है, सीमेंट। भाई सीमेंट कहाँ मिट्टी होते हैं, सीमेंट मिट्टी नहीं होती है। यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। तो मिट्टी देखिए काली मिट्टी होती है, पीली मिट्टी होती है, लैटराइट मिट्टी होती है, लेकिन सीमेंट मिट्टी नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है निम्न में से कौन सा अजैविक संसाधन है। ठीक, अजैविक मतलब जिसमें जीव नहीं होते भाई, उसी को तो बोलेंगे अजैविक। अजैविक, अ का मतलब नहीं, जैविक मतलब जीव। ठीक, तो देखिए पशु जो होते हैं उनमें भी जीव होता है, पौधे में भी जीव होता है, मछलियाँ में भी जीव होता है, लेकिन चट्टानों में कहाँ जीव होता है। ठीक है, चट्टानों में तो जीव होता नहीं है, क्योंकि ये चट्टान निर्जीव चीज़ है। तो अब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10वें को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10वें में दिया गया है निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क में है बागान, ऑप्शन नंबर ख में है चारागाह, और ऑप्शन नंबर ग में दिया गया है क्या, भूमि, और ऑप्शन नंबर घ में है खनिज संसाधन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बोला क्या है, निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन है, व्यक्तिगत। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खनिज संसाधन, क्योंकि बागान भी एक संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन है, चारागाह भी है, भूमि भी है, लेकिन खनिज संसाधन नहीं है। इसमें कौन पूछा था कौन सा नहीं है, तो हो जाएगा खनिज संसाधन नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11वां। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए यहाँ पर ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है पर्वतों पर मृदा अपर्दन का साधन क्या है। क्या बोला है, पर्वतों पर मृदा अपर्दन का साधन क्या है। ऑप्शन नंबर क में है पवन, ऑप्शन नंबर ख में है जल, और ऑप्शन नंबर ग में है क्या, हिमनद, और ऑप्शन नंबर घ में है पशु चारण। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए पर्वतों पर मृदा अपर्दन का साधन होता है क्या, हिमनद होता है। क्या होता है, हिमनद, यानी ऑप्शन नंबर ग में जो दिया गया है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर आप लोग 12 देख सकते हैं, यहाँ पर लिया गया है क्या, चाय की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है। यानी चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है, यानी ज़्यादा लाभदायक मानी जाती है। ऑप्शन नंबर क में दिया गया है लाल मिट्टी, ऑप्शन नंबर ख में है क्या, काली मिट्टी, और ऑप्शन नंबर ग में है जलोढ़ मिट्टी, और ऑप्शन नंबर घ में है क्या, लैटराइट मिट्टी। तो आप सभी लोग जानते होंगे चाय की खेती के लिए कौन सी काली मिट्टी ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है भाई, कौन सी, नहीं काली मिट्टी तो मानी जाती है कपास के लिए, सॉरी सॉरी सॉरी, काली मिट्टी जो होती है वो कपास उत्पादन के लिए ज़्यादा मतलब ज़्यादा लाभदायक माना जाता है, यानी कि कपास उत्पादन के लिए काली मिट्टी ज़्यादा योगदान वहाँ पे होता है। यदि चाय, यहाँ देखिए चाय की बोला है, तो चाय की खेती के लिए हमें लैटराइट मिट्टी की ज़रूरत होती है, ज़्यादा से ज़्यादा लैटराइट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी लैटराइट मिट्टी। यानी जब चाय की खेती पूछेगा तो लैटराइट मिट्टी बताइएगा, और जब कपास की खेती बोलेगा तो कपास के लिए काली मिट्टी उपयोगी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ज़्यादा आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है क्या, चिपको आंदोलन संबंधित है
ऑप्शन नंबर क में है मृदा संरक्षण से, ऑप्शन नंबर ख में है वन संरक्षण से, और ऑप्शन नंबर ग में है क्या जल संरक्षण से, ऑप्शन नंबर घ में क्या वायु संरक्षण से। तो देखिए चिपको आंदोलन जो है वो वन संरक्षण से संबंध रखता है, किससे, वन संरक्षण से, मतलब ऑप्शन नंबर ख जो दिया गया है वो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ किया गया, यानी शुरुआत किया गया भाई। ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया है 1973 में, ऑप्शन नंबर ख में है 1980 में, और ऑप्शन नंबर ग में दिया गया है 1975 में, ऑप्शन नंबर घ में है 1989 ईस्वी में। ठीक है, तो देखिए जो टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था कौन से वर्ष में, तो वो स्टार्ट हुआ था 1973 ईस्वी में स्टार्ट किया था सबसे पहले। ठीक है, तो मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए ध्यान से भाई। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया क्या, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। क्या बोला है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर क में है असम, ऑप्शन नंबर ख में है क्या उड़ीसा, और ऑप्शन नंबर ग में दिया गया क्या पश्चिम बंगाल, और ऑप्शन नंबर घ में है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो देखिए जो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है, क्या जो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है वो भाई पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, कहाँ, पश्चिम बंगाल में। आई होप आप सभी लोगों को पश्चिम बंगाल की राजधानी तो याद ही होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16वें की ओर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया है, भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है, यानी भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारी के लुप्त होने का खतरा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है क्या 10%, ऑप्शन नंबर ख में दिया गया है 20%, और ऑप्शन नंबर ग में दिया गया है 30%, और ऑप्शन नंबर घ में है क्या 40%। ठीक है, तो देखिए भारत में स्तनधारियों की लुप्त होने की संख्या है क्या, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 20% लगभग होने का खतरा है, 20% है। ठीक है, कितना 20%, यानी ऑप्शन नंबर ख क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में है आपका, क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई। ऑप्शन ए में है क्या दामोदर, और ऑप्शन नंबर ख में दिया गया है नर्मदा, ऑप्शन नंबर ग में है क्या कोसी, और ऑप्शन नंबर घ में है चिनाब। ठीक है, तो देखिए भारत की पहली नदी घाटी जो परियोजना थी, ठीक है, वो बनाया गया था कहाँ भाई, दामोदर नदी पर बनाया गया था। कहाँ पे, दामोदर नदी, यानी ऑप्शन नंबर क जो दिया गया है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया क्या, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है, यानी टिहरी बांध परियोजना जो है वो कौन से राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर क में दिया गया पंजाब, और ऑप्शन नंबर ख में है गुजरात, और ऑप्शन नंबर ग में दिया गया क्या उत्तराखंड, और ऑप्शन नंबर घ में है क्या मध्य प्रदेश में। तो देखिए टिहरी बांध जो परियोजना है वो आपका स्थित है भाई कौन से राज्य में, तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे बोल रहा है क्या, सलाल बांध किस नदी पर बना है। ठीक है, महानदी, या फिर सतलुज नदी, या फिर चिनाब नदी, या फिर कृष्णा नदी। तो देखिए सलाल जो बांध है वो चिनाब नदी पर बना है भाई। कहाँ बना है, चिनाब नदी, याद रखिएगा चिनाब नदी। सलाल बांध कहाँ स्थित है, तो चिनाब नदी पर ये बना हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, ध्यान से समझिएगा। बोला है इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है, यानी फलदार यानी फल देती है भाई। ऑप्शन नंबर क में दिया गया क्या है दालें, ऑप्शन नंबर ख में दिया गया है मोटे अनाज, और ऑप्शन नंबर ग में है क्या तिल, और ऑप्शन नंबर घ में है ज्वार तिल। ठीक है, तो देखिए फलीदार जो फसल होती है उस कौन सी होती है, तो उसे दाल बोलते हैं। जो दालें होता है ना उसमें फल होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर क हो जाएगा भाई, ध्यान से पढ़िएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को ध्यान से पढ़िए, देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है क्या भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया। कौन सा भूदान आंदोलन,
ऑप्शन नंबर क में है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ख में दिया गया है क्या जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन नंबर ग में है क्या विनोबा भावे, और ऑप्शन नंबर घ में दिया गया इंदिरा गांधी। तो देखिए भूदान आंदोलन जो हुआ था, जो भूदान आंदोलन हुआ था वो विनोबा भावे के द्वारा आरंभ किया गया था। किसके द्वारा? विनोबा भावे, विनोबा भावे, यानी ऑप्शन नंबर ग में जो दिए गए हैं वो हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सी रेशेदार फसल है? ठीक है, क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सी रेशेदार फसल है? ऑप्शन नंबर ए में है कपास, ऑप्शन नंबर ख में दिया गया है, सॉरी ऑप्शन नंबर क में है कपास, ख में दिया गया है जूट, और ग में दिया गया है क्या प्राकृतिक रेशम, और ऑप्शन नंबर घ में है क्या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर, देखिए इसमें से रेशेदार जो फसल होती हैं इसमें से कोई ऐसा फसल नहीं दिया गया है जो जिसमें रेशेदार फसल होती है। तो हो जाएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर घ, यानी कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं रेशेदार फसल है भाई। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया गया है, काफी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है, क्या दिया गया है, तो लिखा है निम्न में से कौन सी रोपण फसल है? क्या पूछा है, रोपण फसल है। ऑप्शन नंबर क में दिया गया हूँ, ऑप्शन नंबर ख में दिया गया है चना, और ऑप्शन नंबर ग में है क्या गन्ना, और ऑप्शन नंबर घ में है क्या मूंगफली। भाई क्या बोला, मूंगफली होता है। आई होप आप सभी लोग जानते होंगे मूंगफली कहाँ होता है। मूंगफली जमीन के अंदर, यानी कि जैसे जिस तरीके से आलू बोलते हैं ना, उसी तरीके से मूंगफली को भी बोया जाता है, वो अंदर से निकलता है। ठीक है, तो देखिए इनमें से रोपण जो फसल होता है, वो रोपण फसल कौन सा होता है भाई? गन्ना आपका एक रोपण फसल है। क्या है? गन्ना आपका क्या है? एक रोपण फसल है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया हमसे पढ़ने में। देखिए यहाँ पर लिखा गया था कि इनमें से सभी, देखिए ऑप्शन को मैंने ध्यान से नहीं ऐसे पढ़ लिया डायरेक्ट, तो यहाँ पर लिखा है क्या, इनमें से सभी। जो ये रेशेदार फसल की बात हुई थी ना, तो रेशेदार कपास भी होता है, जूट भी होता है, और प्राकृतिक रेशम भी होता है, यानी कि इनमें से सभी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ध्यान से हमने पढ़ा नहीं है आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 24 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में बोला क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है कर्तन दहन कृषि झूम कृषि, जिसे कर्तन दहन कृषि जिसे हम लोग झूम कृषि के नाम से भी जानते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? ठीक है, यानी झूम खेती कौन सी राज्य से संबंधित है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर क में दिया गया है राजस्थान, ऑप्शन नंबर ख में दिया गया है उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन नंबर ग में है उत्तराखंड, सॉरी ठीक है उत्तराखंड, और ऑप्शन नंबर घ में क्या दिया गया है, मिजोरम दिया गया है। ठीक है, तो देखिए झूम कृषि है वो मिजोरम राज्य से संबंध रखती है। किस राज्य से? मिजोरम। मिजोरम की राजधानी क्या होती है? आई होप आप सभी लोगों को राजधानी तो याद ही होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोल रहा है, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा भाई क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, झरिया प्रसिद्ध है, यानी झरिया क्यों प्रसिद्ध है भाई? लौह अयस्क के लिए, या फिर कोयले के लिए, या फिर तांबे के लिए, या फिर बॉक्साइट के लिए। ठीक है, तो झरिया जो है वो कोयले के लिए प्रसिद्ध है, यानी कोयला के लिए जाना जाता है भाई किसको? झरिया को, यानी ऑप्शन नंबर ख आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहा है भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है, मतलब स्थित कहाँ स्थित है भाई? ऑप्शन क में दिया गया है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर ख में दिया गया है क्या हिमाचल प्रदेश, और ऑप्शन नंबर ग में है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर घ में दिया गया है क्या राजस्थान। तो देखिए भारत में पवन ऊर्जा का जो विशाल केंद्र है वो तमिलनाडु में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ग आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 27 में बोला है, क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहा है निम्न में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, यानी गैर परंपरागत क्या है, स्रोत है। ऑप्शन नंबर क में दिया गया है क्या सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ख में है पवन ऊर्जा, और ऑप्शन नंबर ग में है क्या ज्वारी ऊर्जा, और ऑप्शन नंबर घ में है क्या कोयला। ठीक है, तो देखिए गैर परंपरागत स्रोत किसे माना जाता है, तो उस माना जाता है किसको, कोयला को भाई, कोयला को माना जाता है। क्या माना जाता है? कोयला को।
यानी ऑप्शन नंबर घ आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोल रहा है भाई, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। ऑप्शन नंबर ए में है क्या, कोयला। ऑप्शन नंबर ख में दिया गया है, ऑप्शन नंबर क में दिया गया है कोयला, ख में दिया गया है क्या बॉक्साइट, और ग में दिया गया है सोना, और घ में दिया गया है क्या अभ्रक। ठीक है, तो झारखंड में जो कोडरमा है वो अभ्रक अभ्रक उत्पादन के लिए ज़्यादा फेमस है भाई। किससे, अभ्रक। तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन नंबर आपका जो घ में दिया गया है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है क्या, निम्न में से कौन सा खनिज आधारभूत है, आधारभूत है। और ऑप्शन नंबर क में दिया गया है आपको मैग्नीज, ऑप्शन नंबर ख में दिया गया है तांबा, और ऑप्शन नंबर ग में है क्या अभ्रक, और ऑप्शन नंबर घ में दिया गया है लौह अयस्क। क्या दिया गया है, लौह अयस्क। देखिए खनिज आधार का मूलभूत है क्या, लौह अयस्क। भाई खनिज जानते हैं जो जमीन से निकलते हैं, यानी खन कर या खोद कर जिस तरीके से, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, खनन यानी खनिज बोलते हैं, लौह अयस्क जिससे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं भाई, लौह अयस्क। यानी ऑप्शन नंबर घ वाला क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 भी काफी अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात भारत नहीं करता, यानी भारत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए क में दिया गया है क्या कॉफी, ऑप्शन नंबर ख में दिया गया है उर्वरक, ठीक, ऑप्शन नंबर ग में है क्या तंबाकू, और ऑप्शन नंबर घ में दिया गया क्या चाय। ठीक है, तो देखिए भारत जो है वो उर्वरक उर्वरक का जो है निर्यात नहीं करता। उर्वरक का क्या करता है, निर्यात नहीं करता। निर्यात का मतलब क्या होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट बोलते हैं क्या। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट आप तो जानते होंगे, आयात निर्यात का होता है। जब विदेशों से सामान मंगाया जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या आयात, और जब विदेश भारत से विदेशों में जब सामान भेजाया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, निर्यात बोलते हैं। तो भारत जो है वो उर्वरक का निर्यात जो है नहीं करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो मतलब ख हो नंबर का जो है वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में हमको दिया गया है क्या, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है, यानी पश्चिमी जो रेलवे है उसका मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर क में दिया गया है दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ख में दिया गया है कोलकाता में, और ऑप्शन नंबर ग में दिया गया क्या मुंबई में, और ऑप्शन नंबर घ में क्या अमृतसर में। तो देखिए पश्चिमी रेलवे का जो मुख्यालय स्थित है वो कहाँ स्थित है भाई, मुंबई में स्थित है। आप जानिएगा पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, मुंबई, यानी ऑप्शन नंबर ग आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 32, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया गया है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया, यानी जो श्रीलंका था वो, श्रीलंका एक कंट्री का नाम है, आप लोग जानते होंगे। इंडिया मैप में देखेंगे तो इंडिया के नीचे जो लड़का हुआ भाग दिखाई दे ना वो श्रीलंका है। ठीक है, तो श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर क में है 1947 में, ऑप्शन नंबर घ में है 1950 में, और ऑप्शन नंबर ग में दिया गया है 1948 में, और ऑप्शन नंबर घ में क्या है 1945 में। ठीक है, तो देखिए श्रीलंका जो है वो स्वतंत्र राष्ट्र जो है घोषित किया गया था 1948 ईस्वी में। कब, 1948 ईस्वी में श्रीलंका को स्वतंत्र राष्ट्र से घोषित कर दिया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है, श्रीलंका में निम्न में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। क्या है, बहुसंख्यक वर्ग है श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर क में दिया गया है तमिल, और ऑप्शन नंबर ख में क्या सिंहली, और ऑप्शन नंबर ग में दिया गया क्या ईसाई, और ऑप्शन नंबर घ में है क्या मुस्लिम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए श्रीलंका में जो है बहुसंख्यक वर्ग है क्या सिंहली, जो सिंहली होता है ना, ये एक प्रकार की जाति है, मुझे लग रहा है ऐसा। ठीक है, तो सिंहली एक प्रकार की जाति है, वहाँ क्या है बहुत ज़्यादा संख्या में मुझे लगता है यहाँ पर निवास किया करते हैं श्रीलंका में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 34, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है, नंबरिंग भी किया गया है। तो दिया गया है क्या, निम्न में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। ठीक है,
क्या पूछा है, संघीय राज्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए क में दिया गया है मणिपुर, ऑप्शन नंबर ख दिया है हिमाचल प्रदेश, और ऑप्शन नंबर ग है क्या, दिल्ली, ऑप्शन नंबर ग क्या है, गुजरात है। देखिए यहाँ पर संघीय राज्य नहीं है, राज्य की बात बोला है, तो आप सभी लोग जानते हो कि ये दिल्ली जो है हमारा वो केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो भाई ये कैपिटल तो होगा नहीं, फिर ये स्टेट तो होगा नहीं फिर ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऐसे ही लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बोला संघीय राज्य नहीं है, तो भाई राज्य मणिपुर है, हिमाचल प्रदेश है, गुजरात है, लेकिन ये तो यूनियन टेरेटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है भाई, तो फिर कहाँ से हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए अब हम लोग चले क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है, ठीक है। क्या बोला है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का जो है समावेश किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में देगा क्या 20, ख में दिया गया है 22, यानी क में है 20, 22, 24 या फिर 26। तो देखिए 8वीं जो अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का समावेश है। कितनी भाषाओं का, 22, मतलब 22 भाषाओं का, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलिए देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 में क्या दिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में दिया गया है, भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी, यानी किस वर्ष में पूछ रहा है हुई थी। आप दिया गया है क्या, आप क में ऑप्शन नंबर क में दिया गया है 1980 में, या फिर 1990 में, या फिर 1992 में, या फिर 2004 में, ठीक है। तो भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी कब, 1992 में हुआ था भाई, किसमें, 1992 में। तो ऑप्शन नंबर ग क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है, निम्न में से कौन सा संघीय सूची का विषय नहीं है। क्या बोला है, संघीय सूची का विषय नहीं है। ऑप्शन नंबर क में है रक्षा, या फिर व्यापार, गम दिया गया है कृषि, और घम दिया गया है क्या, शिक्षा। तो देखिए संघीय सूची नहीं है, कौन सा, रक्षा भाई, रक्षा जो है संघीय सूची का विषय नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर क क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 को आप लोग देख सकते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी, यानी भारत में ऐसी कौन सी भाषा है जो सबसे अधिक बोली जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया क्या, हिंदी, या फिर अंग्रेजी, या फिर उर्दू बोला जाता है, या फिर संस्कृत बोला जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं भारत में अधिक से अधिक बोली जाती है क्या, हिंदी बोला जाता है भाई, क्योंकि हिंदी सभी को समझ में आता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 39। देखिए दिया गया क्या गया है, दिया गया है, काले दस्ताने और बंधी मुट्ठियाँ किसकी प्रतीक थी। ऑप्शन नंबर ए में यानी क में दिया गया है क्रोध की, ऑप्शन नंबर ख में है क्या, अश्वेत शक्ति की, या फिर शांति की, या फिर खुशी की, ठीक है। तो देखिए जब काले दस्ताने और बंधी मुट्ठियां जो है अश्वेत शक्ति का प्रतीक था। किसकी प्रतीक, अश्वेत शक्ति, यानी ऑप्शन नंबर बी में यानी ख में जो दिया गया है वो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 40वां। देखिए देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 में आपको दिया गया है क्या, अमेरिका सामाजिक विभाजन के कारण कौन थे, यानी कि अमेरिका सामाजिक विभाजन के कारण कौन थे। ऑप्शन नंबर क में है अमीर और गरीब, ऑप्शन नंबर ख में दिया गया श्वेत और अश्वेत, और ऑप्शन नंबर ग में दिया गया क्या, आधुनिक तथा रूढ़िवादी, और ऑप्शन नंबर घ में क्या, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अमेरिका का जो सामाजिक विभाजन हुआ था वो श्वेत और अश्वेत के कारण हुआ था, ठीक है। क्योंकि उसमें देखिए अमेरिका में क्या कुछ काले रंग के मतलब कि लोग रहते हैं, कुछ मतलब कि ज़्यादा थोड़ा सा साफ सुथरा वाले व्यक्ति रहते हैं। तो उसमें क्या हुआ, इन्हीं में क्या है, इन दोनों में क्या हुआ, विभाजन यानी कि अलगाव हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या दिया गया है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है, ठीक है। क्या बोला है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क में दिया गया है क्या, सतलुज बांध, ऑप्शन नंबर ख में दिया गया क्या, नागार्जुन बांध, और ऑप्शन नंबर ग में दिया गया हीराकुंड बांध, और ऑप्शन नंबर घ में क्या है, सरदार सरोवर बांध। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, सरदार सरोवर बांध, यानी ऑप्शन नंबर घ में जो दिया गया है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 को देखिए।
समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया गया है नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए नेपाल में जो लोकतंत्र की स्थापना हुई थी वो 2008 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर जो घ में दिया गया वो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 43 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 43 में क्या दिया गया भाई, दिया गया है निम्न में से कौन सा क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क में दिया गया है प्राथमिक क्षेत्रक, ऑप्शन नंबर ख में द्वितीय क्षेत्रक, और ऑप्शन नंबर ग में दिया गया है तृतीय क्षेत्रक, और ऑप्शन नंबर घ में है क्या, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्रक। तो सबसे अधिक बेरोजगार देता है कौन, प्राथमिक क्षेत्रक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 44 नंबर का। ठीक है, दिया गया है क्या, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यानी विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। कहाँ है भाई, जिनेवा में, जेनेवा, यानी ऑप्शन नंबर ग में जो दिया गया है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 को देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 में दिया गया है आपको निम्नलिखित में से उत्पादक का संसाधन है क्या, उत्पादक यानी उत्पाद करना भाई का संसाधन क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर क में दिया गया है लाभ, ख में है क्या कर, और ग में दिया गया है सेवाएं, और ऑप्शन नंबर घ में दिया गया पूंजी। देखिए उत्पादन का साधन क्या हो जाएगा भाई, पूंजी हो जाएगा भाई, पूंजी होगा तभी तो उत्पादन होगा, नहीं तो कहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 46 को। देखिए देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 लिखा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 में क्या दिया गया है, विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है, यानी विदेशी जो व्यापार होता है वो किनके मध्य होता है। ऑप्शन नंबर क में है दो देशों के मध्य, ऑप्शन नंबर ख में है दो गांवों के मध्य, और ऑप्शन नंबर ग में क्या, दो प्रदेशों के मध्य, और ऑप्शन नंबर घ में क्या, दो नगरों के बीच। तो आप सभी लोग जानते हैं विदेशी, विदेशी बोला जा रहा है भाई देश के बाहर से जो चीज़ आता है उसे हम लोग विदेशी व्यापार बोलते हैं। तो वहाँ पर जब होता क्या, दो देश होंगे तभी तो भाई व्यापार होगा, नहीं तो होगा कहाँ से भाई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर क, यानी दो देशों के मध्य होता है विदेशी व्यापार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चल लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 47 में दिया गया है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई थी। ठीक है, क्या बोला है, किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई थी। तो ये घटना हुई थी नमक कानून तोड़ने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर जो ख में दिया गया वो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 48 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 48 में दिया गया है क्या, चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटा, यानी चौरी चौरा जो कांड हुआ था वो कौन से वर्ष में घट गया था। तो चौरी चौरा जो कांड हुआ था, चौरी चौरा जो कांड हुआ था वो हुआ था 1922 ईस्वी में। कब हुआ था, 1922, यानी ऑप्शन नंबर जो ग में दिया गया वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में दिया गया है क्या, पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ था। तो देखिए पूना पैक्ट जो हुआ था, पूना पैक्ट गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर जो ए में दिया गया वो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 50 को देखिए, ध्यान से समझिएगा भाई लोग। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोल रहा है, 18वीं शताब्दी तक संसार के कौन से देश सबसे धनी देश माने जाते थे। ठीक है, 18वीं शताब्दी तक, यानी 18वीं शताब्दी तक कौन से देश सबसे धनी मतलब देश माने जाते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर क में दिया गया क्या, जापान और भारत, ऑप्शन नंबर ख में फ्रांस और अमेरिका, ऑप्शन नंबर ग में है चीन और भारत, ऑप्शन नंबर ग में क्या, चीन और इटली। ठीक है, तो देखिए जब 18वीं शताब्दी तक चीन और भारत सबसे अमीर देश माने जाते थे, यानी ऑप्शन नंबर ग में जो दिया गया है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।